तो थैंक नमस्कार, यू। आदाब, गुड इवनिंग साथियों। अभी हमारे साथ सरल भारत न्यूज़ पर मौजूद हैं एक वर्ल्ड में अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले और पहचान का जो ज़रिया है वो है एक पान। तो इनके बारे में सबसे पहले मैं एक शेर शुरू करके बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। शेर कुछ इस तरह से है, लगावट की अदों से उनका कहना पान हाज़िर है। लगावट की अदों से उनका कहना पान हाजिर है, कयामत है, सितम है, दिल फिदा है, जान हाजिर है। तो जैसा कि आप समझ सकते होंगे कि ये जो शेर है एकदम पान का इसमें जिक्र हुआ है। तो हाँ, ये जो सर हमारे सामने मौजूद हैं, जैसा आप इनके प्रोफाइल में देख पा रहे होंगे, मिस्टर पान वाला। तो सर ने अपना पूरे वर्ल्ड में पान के नाम से ही, पान के जरिए ही अपना एक नाम, एक पहचान सर ने बनाई है। तो सर का मैं स्वागत करता हूँ सरल भारत न्यूज़ पे। और हम जानेंगे सर से उनकी जर्नी के बारे में कि उनका जो सफर रहा है अब तक का, तो वो पान को लेकर के और बिजनेस को लेकर के कैसा रहा है, क्योंकि सर एक बिजनेसमैन यानी कि एक पान वाला होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, तो सर आपकी जो जर्नी अभी तक रही है पान को लेकर के, और उसको जैसे जिस तरह से आपने पान को एक नया मॉड्यूल दिया है पूरे वर्ल्ड में, तो वो सर क्या उसके पीछे की कहानी रही है? शिवम, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको और आपकी टीम को और सरल भारत न्यूज़ को, क्योंकि आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है आप सबसे जुड़ने का, सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का। क्योंकि वो भी, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मेरा भी ऐसा ही कुछ ख्वाब था कि एक अच्छी सी एग्जाम देके, अच्छा अच्छा सा एंट्रेंस देके मैं भी कुछ बड़ा आदमी बनूं उस टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विथ योर टीम एंड द स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा शेयर कहा आपने कि हमारे दिल में अगर वो चाहत है ना, तो हम कुछ भी कर ले, हम वो पा सकते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो मेरी जर्नी में थोड़ी आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब मुझे कुछ बनना था। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ आपके जैसा। और स्टूडेंट लाइफ में सभी को, जैसे आपको भी एक्सपीरियंस है, सभी को एक कुछ ना कुछ बनना होता है आगे जाके। तो इसलिए हम या तो यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, या तो फिर हम कुछ अच्छा एंट्रेंस देते हैं, या तो फिर हम बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में भी ऐसा ही कुछ था कि मुझे आगे जाके कुछ करना है, लेकिन मुझे करना था कुछ ना कुछ बिजनेस ओरिएंटेड। तो इसलिए मैं काफी ऐसी एग्जाम्स भी दे रहा था उस टाइम पे, जब कॉलेज में था, कि जिससे मेरा नॉलेज बढ़े बिजनेस के। और जहां से मैं बिजनेस के बारे में सीख सकूं, लर्न कर सकूं, और उस अच्छा एक बिजनेस, अपनी आइडेंटिटी शुरू कर सकूं। दैट वाज द मेन केस, कि वो मुझे करना था। और मेरा सबसे बड़ा बड़ा मोटिवेशन मेरे स्कूल में, कॉलेज में वही है, मेरे मेरे टीचर्स है। क्योंकि मैं स्कूल में अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन मेरे टीचर्स ने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया था, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट्स के जैसा बैक बेंचर था। मैं पीछे बैठता था, तो स्टूडेंट सर्स को और बाकी स्टूडेंट को ये लगता था कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग वेल इन माई लाइफ। तो मुझे बहुत सुनना मिलता था, मुझे पान का बहुत आइडिया सारा। सर कैसे आया? हाँ, तो वो मैं उसी उसी जर्नी को मैं भी वहां डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया। तो ये एक मोटिवेशन मुझे वहां से बहुत मिलता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो कॉन्स्टेंटली मैं सुनता था कि कुछ नहीं कर पाओगे, और उसी ने मुझे मोटिवेट किया था कि मुझे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना है, जहाँ जिससे मैं अपनी एक खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकूं। अभी अब मैं पान की जर्नी के बारे में बात करूं, तो पान की जर्नी बहुत ही दिलचस्प रही है मेरे जीवन में। क्योंकि जब मैं छोटा था, हर एक हमारे इंडियन कल्चर फैमिली में है कि हर एक फैमिली जब समर की छुट्टियां होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, तो अपनी नानी माँ के घर पे चले जाते हैं हम लोग। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैं जब 7-8 साल का था, तब तब तक मैं हर एक साल समर में और दिवाली में अपनी नानी माँ के साथ रहता था। तो मेरी नानी माँ बहुत पान फॉन, शी वॉज अ बिग पान लवर। शी यूज्ड टू बी लाइक अ डेली पान ईटर। कि वो अपना पान पान के पत्ते मार्केट से लाकर, अपना मटेरियल भी खुद लाकर, खुद का पान बनाती थी। उसके पास एक छोटा सा डिब्बा था। तो वो डिब्बे में से पान निकालेगी, कुछ सुपारी निकालेगी, कुछ सौंफ निकालेगी, कुछ गुलकंद निकालेगी। तो ऐसे ऐसे सब मटेरियल को डाल के अपना खुद का पान बनाएगी। और शी वॉज वेरी वेरी, आई वुड से कि शी शी वॉज वेरी फोकस्ड व्हेन इट केम टू द पान। क्योंकि
उसका जो पान था, मेरी नानी माँ का जो पान था ना, वो अब मैंने देखा है कि वो अपना पान एक एक प्रॉपर तरीके से बनाती थी, क्योंकि उसका हर एक मटेरियल एक स्पेसिफिक जगह से ही आता था। जैसे उसका कत्था था वो पान का, तो वो पान का कत्था कानपुर से आता था। जो सुपारी रहती थी उसके अंदर वो आती थी कोलकाता से। तो ऐसी बहुत मेमोरीज है मेरे साथ नानी माँ के टाइम से। तो नानी माँ जब उस टाइम पे पान खाती थी तो मुझे उसका नॉलेज भी देती थी कि ये चीज खाने से क्या होता है, सेहत में कितना इससे सेहत में कितना इम्प्रूवमेंट होता है। ये पान हम क्यों खाते हैं, हमारे कल्चर में इसका यूज क्यों होता है, वो सब मुझे बात उस टाइम पे बता। आई मीन आई वाज लाइक 7-8 इयर्स किड, तो मुझे इतना नॉलेज उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे को कितना समझ में आएगा, कितना याद रहेगा। लेकिन आई वाज सो फैसिनेटेड कि ये एग्जैक्टली पान चीज क्या है, क्यों मेरी नानी माँ खाती है। तो जब भी मैं क्वेश्चन करता था नानी माँ को, तो वो नानी माँ मुझे उसके बारे में बताती थी इंटरेस्टिंगली, कि वो शी वॉज वेरी हैप्पी टू शेयर हर नॉलेज विथ मी। उसने मुझे पान को फोल्ड करना भी उस टाइम पे सिखाया था। तो बहुत सारी उस टाइम की मेमोरी है चाइल्डहुड की। उसके बाद 86 87 में शी पास्ड अवे। तो मेरे पास उसके बाद पान सीखने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन जो मेरी 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 मेमोरीज है मेरी नानी माँ के साथ, उससे मैंने काफी कुछ सीखा था पान के बारे में। तो उसके बाद तो मुझे पान का कभी जरूरत नहीं पड़ा ऐसे कि मैं खुद का पान बनाऊं, फॉर ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज स्टिल 26 इयर्स ओल्ड। वो मैं बोल सकूं तकरीबन 17-18 साल तक मुझे कभी भी पान खुद के लिए बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया में हर एक कॉर्नर पे एक पान का दुकान होता है। तो जब भी मुझे पान खाने का कभी मन करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू दैट पान शॉप एंड आई वुड गेट माय पान एंड दैट्स इट। 2008-2009 जब मैं यूएस शिफ्ट हुआ, तो उस टाइम पे मुझे पान का क्रेविंग होता था। तो हुआ क्या कि एक बार मैं ऐसे ही मैं ग्रोसरी स्टोर में गया, तो वहां पर मैंने पान के पत्ते देखे। तो मैंने सोचा, मुझे इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज है मेरी नानी माँ से, तो क्यों ना मैं खुद का पान ट्राई करूं, और क्यों ना मैं खुद का पान बना के अपने आप के लिए बनाऊं, मेरे फैमिली के लिए बनाऊं, मेरे फ्रेंड्स के लिए बनाऊं। क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ यूएस में, तो यहाँ पर ऐसी सच कोई पान की दुकान नहीं है, आज भी नहीं है। तो मैंने वो पान के पत्ते को स्टोर से मंगवाया। थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स मैंने इंडिया से मंगवाया, और मैंने पान बनाना शुरू किया। अब सबसे पहली जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो, स्क्रैच से ट्राई करते हो, तो आप हर एक टाइप पे आप गलती करते ही हो। तो सबसे पहली मेरी गलती यही थी कि मैंने पान का पत्ता जिस तरीके से हम रखते हैं ऐसा रखते हैं, मैंने उल्टा रखा था। और मैंने खाया भी था वो बना के। डिलीशियस था, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट पान। लोगों को पसंद ही आया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियां सुधारी, प्रैक्टिस करी उसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स करे कि एक पान का पत्ता होता है, उसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स जा सकते हैं, क्या क्या हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरी एक पान की जर्नी शुरू होती है। ये जर्नी ये है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा पान के बारे में नॉलेज एक्सटेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने उसको थोड़ा और डाइवर्सिफाइड किया विथ माय एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद धीरे 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 मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया पान के ऊपर, पान के डिफरेंट फ्लेवर्स के ऊपर। तो मेरा पान लोगों को पसंद आने लगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको धीरे 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 वो पान पसंद आने लगा। एंड मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है यूएस में जो रेगुलरली इंडिया विजिट करते हैं, हर एक 6 महीने, हर एक साल में। तो उन्होंने वो मेरे पान को इंडिया में जो मिलता है उसके साथ कंपेयर किया, साइड बाय साइड। तो अभी जब कंपैरिजन होती है और जो फीडबैक मिलता है, तो मुझे ये फीडबैक ज्यादातर मिलता था कि मेरा जो पान है, वो पान इंडिया में जो मिलता है उससे भी बेटर है। अभी क्यों बेटर है, तो उसके मल्टीपल रीजंस थे। कि पहले तो मेरी रेसिपी जो बनाने का तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था। मार्केट में हम लोग ने इंडिया में देखा है कि जो एक रेसिपी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ज्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैंने सब कुछ स्क्रैच से डेवलप किया था। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि बिजनेस के अंदर जितना भी आपको इनोवेशंस करना है ना, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो वो मेरा एक पहले से माइंडसेट था कि मुझे जो भी करना है मैं खुद से करूंगा, मैं ऐसे ही कोई इंटरनेट से कोई रेसिपी ऐसे उठा के उससे नहीं बनाऊंगा। बाकी हमारी क्वालिटी, तो इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी था, पान के पत्ते का जो क्वालिटी था, वो हम लोग टॉप नॉच यूज करते थे मार्केट में। तो उससे क्या होता था कि जो कस्टमर्स उस टाइम तो मेरे कस्टमर्स वैसे भी कोई नहीं था, मेरे फ्रेंड्स ही थे, मेरे फैमिली वाले ही थे। तो जो खाते थे वो डिफरेंस ऑटोमेटिकली एक नोटिस कर पाते थे। कि जैसे मान लो इंडिया में आज 30 रुपए में कुछ पान को खाया है,
तो कभी कभी आपने भी नोटिस किया है कि पान गले में चुभता है, कभी कभी सुपारी ज्यादा हो जाती है तो उससे आपका गला खराब होता है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कि पान का क्वालिटी अच्छा क्यों नहीं होता है। तो मैंने इसको एक अच्छी एक कलिनरी, मैं बोल सकता हूँ कि एक कलिनरी साइंस है फूड प्रोडक्ट। जब भी आप कुछ नई चीज फूड में डेवलप करते हो तो इट्स अ कलिनरी साइंस। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कॉम्बिनेशन होता है, उसका वेरिएशंस होता है। तो ये मैंने अपने आप खुद इंटरनेट से लर्न किया कि कलिनरी साइंस कैसे वर्क करता है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करी जा सकती है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा अपना टाइम एंड एफर्ट स्पेंड करके इसको समझा, सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने ये कस्टमर्स बनाना शुरू किया, क्योंकि यही फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, जो मुझे मार्केट से और कस्टमर्स लाकर देते थे। अब बिल्कुल सर। जब आपकी प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई। मैंने ये तकरीबन 8-9 साल तक किया। अभी आप समझ सकते हो कि 8-9 साल का मैंने प्रैक्टिस किया है बिफोर आई एक्चुअली स्टार्टेड माय फर्स्ट पान वेंचर। तो ये 8-9 साल तक मैंने इतना इसके ऊपर एफर्ट्स किए, इतना एक्सपेरिमेंट किया। तो मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरी प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ी है। तो अगर आप एज ए बिजनेसमैन देखो, तो जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड आपके सामने दिखती है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मुझे ऑटोमेटिकली वो क्लिक हुआ कि हाँ, अभी इसका डिमांड बढ़ा है, तो मुझे इसका अभी बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन मुझे ये एक बैक ऑफ द माइंड पहले से एक फियर था कि मैं पान का तो बिजनेस शुरू कर लूंगा, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल ऑलरेडी इन द मार्केट। यूएस में भी और स्टेट में है जहां पर पान मिलता था, नहीं मिलता ऐसा भी नहीं था, मेरे एरिया में नहीं मिलता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में मिलता है। तो कस्टमर्स मेरे पास क्यों आएंगे? देर आर मल्टीपल थिंग्स कि कस्टमर तभी एक बिजनेस के पास जाता है जब उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से जो मिलता है, तभी वो कस्टमर वहां पड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर और रिसर्च करा, समझा प्रोडक्ट को कि मैं प्रोडक्ट को बाकी मार्केट में जो लोग बेचते हैं उससे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहली दो चीज मैंने उस प्रोडक्ट से निकाल दी। टबैको, निकोटीन, गुटखा, सिगरेट, सब कुछ ये बिजनेस से मैंने कंप्लीटली हटा दिया। तो हमारा जो पान वेंचर है, दोनों इंडिया में, यूएस में, वो कम्प्लीटली टबैको फ्री है, निकोटीन फ्री। हम लोग कभी टबैको सेल नहीं करते और इसको सपोर्ट भी नहीं करते। उसका मल्टीपल रीजंस ये है, मैं ऐसा कोई बिजनेस करना नहीं चाहूंगा जिससे मेरी प्रोडक्ट खाकर किसी की मौत हो जाए। क्योंकि जब एक बंदा मरता है तो वो एक बंदा नहीं मरता, उसके पीछे 3 और मरते हैं जो उसके फैमिली में है, घर पे रहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करेंगे जिससे सोसाइटी में भी हम एक अवेयरनेस ला सके, सोसाइटी में भी हम एक अच्छा मैसेज दे सके। तो हमने टोबैको निकोटिन को हटा दिया। उसके बाद सेकंड चीज क्या करी हमने? तो हमने जो सेकंड चीज करी, तो एक है वाव कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो आज क्या है ना कि सब लोग 20 रुपए की चीज का 30 रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन वो 30 रुपया तभी देगा जब उसको एक अच्छा सा कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है, कस्टमर सर्विस मिलता है और क्वालिटी मिलती है। हमने इन तीनों चीज पे बहुत स्ट्रांगली वर्क किया हुआ है, जिससे हम लोग मार्केट में जैसे ही हम ये मॉडल, बिजनेस मॉडल लेकर आए, लोगों को बहुत पसंद आया। क्योंकि हम लोग पैसे के, देखो पैसा तो हम लोग उसी का चार्ज करता है जितना हमारा कॉस्ट लगता है। थोड़ा बहुत बिजनेस है तो मुनाफा थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, लेकिन उसके सामने हम लोग कस्टमर को वैल्यू वर्थ ऑफ मनी देते हैं। क्योंकि टेक्निकली क्या है कि कस्टमर जो पैसा खर्च करेगा उसके सामने हम उसको उसकी वैल्यू इतना देना पड़ेगा। क्योंकि अगर पैसा $50 खर्च करा या ₹50 खर्च करा, हम उसके सामने उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो वो कैसे हमारी प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो ये सब चीज हमने बहुत स्ट्रांगली फोकस करी। पहला वेंचर जो मैंने यूएस में शुरू किया वो था 2015-16 में, मिस्टर पान वाला। उसके बाद 2018 में मेरी 2-2.5 साल में यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बढ़ी यूएस में। तो मुझे लगा कि अभी इसको और एक्सपांड करना चाहिए। तो हमने हमारा सेकंड वेंचर इंडिया में शुरू किया, उसका नाम है पान कासा। कासा का सर मतलब, जो हाँ, हाँ सर बोलिए। जो आपको बिजनेस का सर एक आइडिया आया कि मुझे हाँ, पान का भी बिजनेस करना चाहिए, हाँ, तो क्या उस आइडिया के पीछे एक क्या लॉजिक रहा होगा सर आपका? देखो पान के पीछे एक मैं लॉजिक बताऊं कि मैंने ये प्रोडक्ट को क्यों चुना। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट पे ऑलरेडी स्टार्टअप्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनी है। आपने क्या पान के ऊपर ऐसी कोई बड़ी कंपनी अभी तक वर्ल्ड में देखी है? शायद नहीं है।
कुछ कुछ है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, QSR बिजनेस में नहीं है, रिटेल बिजनेस में नहीं है। तो हमने पान की प्रोडक्ट क्यों चुनी? क्योंकि पान एक ऐसी एक लौती इंडियन क्यूजिन के अंदर प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में हर एक इंडियन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप बोलते हो चाय, तो चाय हर एक इंडियन पीता है, ऐसे ही पान हर एक इंडियन खाता है, ठीक है, उसके साथ जुड़ी है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी, मैं अगर बताना चाहूँ तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पान इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में आज 48,000 करोड़ रुपीस की है, जो कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम लोग एज ए फर्स्ट कमर आते हैं, एक स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल को लेकर एक एज ए स्टार्टअप, एज ए कंपनी आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने की एक अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। उसके अलावा पान हमारे कल्चर के साथ सदियों से जुड़ी हुई है। जैसे एक हिंदू हिंदू धर्म में जैसे ही शादी होती है, तो शादी के टाइम पे हम लोग पान के पत्तों की पूजा करते हैं। तो आप समझ बिल्कुल। सकते हो पान हमारे कल्चर के साथ सदियों से जुड़ा रहा है, और आने वाली और सदियों तक जुड़ा रहेगा। तो उसका मार्केट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमने पान को एज ए बिजनेस प्रोडक्ट के लिए चुना नहीं, क्योंकि पान ही एक ऐसी चीज है जो शादी में भी सबसे ज्यादा, आफ्टर रेगुलर फूड जो अपना खाना पीना होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा पान जो सर्व करने वाली आइटम है वो है पान। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अगर आप देखने जाओ तो पान इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द इंडियन क्यूजिन। सर, जब आपने पान का बिजनेस शुरू किया तो उसमें क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आए, क्योंकि आप एक जॉब पर्सन भी हैं, एक जॉब भी करते हाँ, हैं, और उसके साथ साथ कोरोना का भी सर माहौल रहा है करेक्ट। पिछले 2 से ढाई साल में। तो उन 2 से ढाई सालों में आपने इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर कैसे लेके आए, क्योंकि चैलेंजेस ज्यादा थे या और जो अगर अपॉर्चुनिटी देखे तो वो बहुत ज्यादा कम थी। तो उनको तो कैसे आपने डील किया सर? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जब हमने पहला वेंचर शुरू किया यूएस में, तो सबसे पहले ही मुझे मेरे सामने चैलेंज यही थी कि मेरे बिजनेस को मैं कैसे बाकी और बिजनेसेस, बाकी और पान शॉप से डिफरेंशिएट करूं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग ने एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क करा, टबैको फ्री, निकोटीन फ्री, वाव कस्टमर एक्सपीरियंस, और एक अच्छी कस्टमर सर्विस और क्वालिटी के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया, हार्डवर्क करके उसको एक प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क दिया। सेकंड सबसे बड़ी चैलेंज ये आई थी कि टबैको फ्री, जब जब पान का नाम आता है ना, तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक वो एक साइकोलॉजी है, दिमाग में आता है कि पान हमेशा टबैको के साथ ही सर्व करा जाता है। यूएस सर। में मैंने ये थोड़ा ज्यादा देखा है, क्योंकि यूएस में जितना भी क्राउड है, मैं बोलूंगा कि Y2K जनरेशन की, स्पेशली जो अभी की जनरेशन है, उनको इतना नॉलेज नहीं है पान के बारे में। उन्होंने सिर्फ सुना है इंटरनेट से या तो उनके पेरेंट्स से। तो जब भी वो सोचते हैं पान के बारे में, तो उनको ऑटोमेटिकली लगता है कि वो टबैको के साथ ही सर्व होता है। तो हम लोगों को भी एजुकेट करते हैं। हमको ये चैलेंज आई थी लोगों को, हमारा बिजनेस इतना एक्सेप्ट हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम भी जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पान शॉप्स है, वैसा ही हमारा भी बिजनेस है जो टबैको निकोटीन पे ही सिर्फ बिजनेस करता है। तो हमने लोगों को एजुकेट धीरे धीरे करना शुरू किया, कि कैसे हम ये पान टबैको दूर करके सिर्फ हाइजीन प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। उससे हेल्थ में अच्छा क्या बेनिफिट है। आप अगर पान देखो, पान का जो पत्ता होता है ना, वो एमिनो एसिड्स है, वाइटामिन है, B1, B2, B12, कैल्शियम है, इस सारी चीज में पान के पत्ते बहुत रीच होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी। अगर अच्छा एक सिर्फ पान का पत्ता हर एक दिन आप पानी में उबाल के वो पानी अगर आप पीते हो, तो गारंटेड आप बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीज हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोगों में इसकी अवेयरनेस आने के बाद एक एक्सेप्टेंस रेट बढ़ा बिजनेस के बाद। वही चीज हमने इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट की थी, और हमने इंडिया में भी फेस की थी। तो उसके साथ ये सारी चीज हमने इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट की। इंडिया में भी हमको 4-5 महीना लगा था लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो वर्कआउट हो गया। हमने ब्रांडिंग पे भी इतना सारा अच्छा वर्क किया है, क्योंकि ब्रांडिंग भी आज वो हम लोग एज ए गुजराती में हमेशा सबको बोलता हूँ कि जो प्रोडक्ट है सबसे पहले वो आंख से बिकनी चाहिए, उसके बाद जबान से बिकनी चाहिए। तो हम लोग पहले उसको आंख से बेचते हैं, उसके बाद कस्टमर जब हमारे स्टोर में आता है तब उसको हम जबान से बेचते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज थी।
उसके बाद आज तक दुनिया में किसी ने पान के ऊपर एक ब्रांड को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हमने जैसे इसके ऊपर ब्रांडिंग पे काम करना शुरू किया, तो हमको बहुत सारा फाइनेंशियली पैसा भी लगाना पड़ा था। इसको मार्केटिंग भी बहुत जमकर करनी पड़ी थी, और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हमको ऑन ग्राउंड कैंपिंग भी बहुत करना पड़ा था। हम लोग एनजीओ से भी आज इंडिया में जुड़े हुए हैं, जहां पर हम लोग लोगों को कॉन्स्टेंटली अवेयर करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो चैलेंजेस है हमने दूर करी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। आपने जो कोविड का क्वेश्चन किया, कोविड के क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑब्वियसली हमने भी बहुत सफर किया है। वी ऑल्सो ब्लीड अ लॉट ड्यूरिंग द कोविड टाइम, क्योंकि कोविड टाइम सबके लिए खराब रहा है। हम लोग ऊपर वाले का सब लोग शुक्रगुजार है कि हम लोग अच्छी हेल्दी है, जिंदा है। और बिजनेस को स्टेबल करने में हमने जो एफर्ट्स किए थे उसकी वजह से बिजनेस धीरे धीरे अभी स्टेबल हो रहा है। तो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए ये थी कि उस टाइम पे तो बिजनेस में हम लोग उतना फोकस नहीं करते, हमारे दिमाग में वही एक चीज चल रही थी कि कोविड इतना खराब टाइम है, उसमें से सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज को कैसे बचाया जाए। क्योंकि एम्प्लॉयज भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी थोड़ी इतनी वीक थी, स्पेशली अराउंड कोविड टाइम, कि अगर उसके उनके फैमिली में कोई एक बंदे को अगर कोविड हो गया तो वो कैसे सपोर्ट करे। तो हमने सबसे पहले वो चीज करी कि स्टोर को हमने 2-3 महीने के लिए कंप्लीटली बंद करा था। एम्प्लॉयज को भी उस टाइम पे फुल सैलरी जो मिलना चाहिए था, सपोर्ट हमारे साइड से होना चाहिए था, वो किया था। उनके हॉस्पिटल्स के भी जिनको रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने पे करे थे, हॉस्पिटल्स बिल्स। जैसे ही कोविड धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हुआ, हमने सबसे पहले शुरू किया हमारा ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम खुद का। क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम से क्या हो गया ना, हमने धीरे धीरे डिजिटल, हमारा उस टाइम में भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग तो था, लेकिन उस टाइम पे जोमेटो स्विगी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से हम लोग काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला कि अगर हम खुद का भी करेंगे ना, तो हमको ऑटोमेटिकली जो कस्टमर इंटरेक्शन है, कस्टमर के साथ जो वन टू वन कनेक्शन है, वो हम ऑटोमेटिकली बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि आज अभी अभी क्या हो गया है ना, कोविड जाने के बाद धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट अभी ये हो जाएगा कि हो सके उतना हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें, ऑनलाइन आइटम्स को ऑर्डर करें और घर पे डिलीवर करवाएं। तो हमने फोकस हमारा वही था उस टाइम पे भी कि हमारा पूरा बिजनेस है उसको कैसे डिजिटलाइज करें। तो हमने थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम शुरू किया, धीरे धीरे अभी हमारा बिजनेस डिजिटलाइज्ड हुआ है। तो ये थोड़ी चैलेंजेस थे हमारे पास कोविड के टाइम पे, लेकिन हमने थोड़ा बहुत अच्छा उसके ऊपर फोकस करके हार्डवर्क करके इसको ओवरकम किया हुआ है। सर, जब हम पान की अगर दुकान की या पान खाने की अगर बात करते हैं, और अगर हम पान की दुकान की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक 4x4 का कमरा, एक मोटे पेट वाले लाला जी टाइप के, और मुंह में गुटखा खाते हुए, तम्बाकू यूं लगाते हुए, ऐसे रगड़ते हुए सर एक दिखाई देता है। वही इमेज एक बनती है कि पान वाला जो बैठा होगा वो सेम वैसे ही बैठा होगा। तो वो सारी जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करना, और पान का जो बिजनेस है एक देश, मतलब पूरे बिजनेस को एक देश रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो बिजनेस है एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि करेक्ट। कई सारे बेंचेस आपके अलग अलग कंट्रीज में है। तो कैसा सर ये सफर में, इसमें क्या क्या आपके जो पान को लेकर के जो अगर क्वालिटी को लेकर के मैं बात करूं, या फिर आपकी जो शॉप का मॉड्यूल है वो कैसे सर तैयार किया? तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि जब पान का नाम आता है ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में ये होता है कि पान बनाने वाला बंदा ग्लोव्स बिना काम कर रहा होगा, पसीने से लथपथ होगा, और उसके वहां कुछ भी हाइजीन नहीं होगा। तो ये लोगों का एक माइंडसेट सदियों से चलता आ रहा है। तो हमने ये 3 चीज पहले दूर करी। तो हमारे सभी आउटलेट पे सबसे पहले ग्लोव्स पहनते हैं, तभी हम फूड आइटम को टच करते हैं। सेकेंड थिंग, हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट एम्बियंस बनाया हमारे हर एक आउटलेट पे, जहां पर जैसे आप एज ए कस्टमर आप वॉक इन करते हो तो कस्टमर को वो एम्बियंस देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना हाइजीन रहता है। थर्ड थिंग कि हम जब इसको एज एन कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो हमको एज अ इसको रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी पान के बिजनेस नहीं है, लेकिन वी आर रनिंग एज एन कंपनी। तो हमने एक प्रॉपर उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया। मैं बोल सकूं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आज हमारे जितने भी स्टाफ्स है, उन सभी एम्प्लॉयज का एक पुलिस बैकग्राउंड चेक होता है। उसके बाद उनका एक प्रॉपर हाइजीन होता है, ग्रूमिंग होता है। उसके बाद उनको वो एजुकेशन भी मिलता है। आपने बहुत सा टाइम देखा होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऐसे कोई बर्गर की दुकान पे चले जाते हो,
अगर आपने पूछ लिया कि भैया ये बर्गर के अंदर ये जो पैटी है वो पैटी किस चीज से बनी है, शायद उसके पास उसका आंसर नहीं होगा। तो हम लोग ने क्या किया, जो हमारा जितना भी टीम है, जितना भी लोग ये कंपनी के साथ जुड़ा है, सबको इसका नॉलेज मिलता है। तो इससे होता है क्या है कि कस्टमर जब आता है हमारे कैफेज में, तो उसको ऑटोमेटिकली एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा कंपनी का फील होता है। जब भी वो कोई क्वेश्चन करता है तो उसको उसका आंसर मिलता है। उसके बाद हमने लड़कियों को हायर करना शुरू किया, बिकॉज वी ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। तो लड़कियां हायर होने के बाद क्या हुआ ना कि जो पहले दिमाग में एक लड़कियों फैमिली को ये था कि पान की दुकान पे लड़कियां नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, वो सिर्फ आदमी का और जो टीनेजर्स है उन्हीं का एक प्लेस है जहां पर वो लोग जा सकते हैं। तो हमने इसको फैमिली एनवायरनमेंट दिया, पूरा एक फैमिली एम्बियंस बनाया जहां पर लड़कियां भी आ सकती है, बच्चे भी आ सकते हैं, और उनको किसी भी तरह का एक एक बैक ऑफ द माइंड फियर नहीं रहेगा। इसलिए हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करके लड़कियों को हायर किया। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब एक लड़की एक एज एन कस्टमर एक स्टाफ को देखती है कि वहां पर भी लड़की काम कर रही है, तो इसको ऑटोमेटिकली एक सेफ्टी फील होती है। तो ये हमारे दिमाग में पहले से था, तो हमने उसको भी प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर दिया। आज हमारे किसी भी कैफे में आप वर्ल्ड वाइड चले जाओ, आपको एक सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे जो माइंडसेट है ना, आपने बताया कि एक अनहाइजीनिक प्लेस, एक 4x4 की खटिया या तो वो धीरे धीरे हम लोग ने दूर करने का कोशिश किया हुआ है इतने लास्ट 3-4 साल में, और वर्कआउट हो रहा है क्योंकि लोगों को ये पसंद आ रहा है, लोगों से हमको फीडबैक भी मिल रहा है, और ऑटोमेटिकली इसके बेस पे हमको जितना फीडबैक मिलता है ना, उसके बेस पे हम लोग ने और इम्प्रूवमेंट किया है। जहां जहां पर भी हमको फीडबैक, देखो कस्टमर फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए। सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक नहीं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक, और हम लोग हमेशा नेगेटिव फीडबैक के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि वही नेगेटिव फीडबैक के ऊपर आप काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको मैं बोल दूं कि शिवम आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, अगर सही में अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे, आपको इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, और मैं आपको फेक तारीफ करूंगा, तो आप कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो हम लोग हमेशा फीडबैक के पीछे लगे रहते हैं। कस्टमर से नेगेटिव फीडबैक जितने भी है कलेक्ट करते हैं, मैं, मेरी टीम, मेरा जितना भी इंडिया में स्टाफ है, हम लोग कलेक्टिवली उसके ऊपर काम करते हैं, और वो धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव करते 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 आज हम लोग ने ये लेवल का ब्रांड मार्केट में बनाया हुआ। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, तो वहां पे पान क्या जो उस अमेरिका के जो लोग हैं, तो वो जो भारतीयों की तरह पान पसंद करते हैं, या मतलब कस्टमर सारे इंडियंस आते हैं, या इंडियंस की संख्या ज्यादा है? क्योंकि एक सर एक कहते हैं कि वास्तव में जो पान होता है वो एक तहजीब का प्रतीक होता है। और हमारे मुल्क में ये सर कहा जाता है कि जो पान होता है वो एक तहजीब को प्रदर्शित करता है और एक मेहमान नवाजी को भी प्रदर्शित करता है। तो वहां भी क्या मेहमान नवाजी के लिए पान का यूज किया जाता है शादियों में? तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर शादीज में पान का कल्चर बहुत है। हम लोग तकरीबन सालाना मान लो, तो मैं अगर बताऊं तो 1 से 1.5 लाख लोग को पान खिलाते हैं इस शादीज में सालाना, सिर्फ यूएस में। यहाँ पर पहले कल्चर था कि जो यहाँ के गोरे लोग हैं या फिर अमेरिकन पीपल है, उनको इतना नॉलेज पान के बारे में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनको कहीं कहीं कभी कभी इंटरनेट पे सुना था उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हो पान, तो उसके साथ कहीं ना कहीं टबैको निकल आता है, आर्टिकल आता है या फोटो आता है, कुछ ना कुछ निकल आता है। तो उनको बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही था अमेरिकन लोगों को कि पान इज अ टबैको प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ नॉन टबैको प्रोडक्ट जो हम लोग खाने के बाद खा सकते हैं। तो हम लोग जब जैसे ये बिजनेस शुरू किया, तब से आज तक जितने भी अमेरिकन लोग से हम लोग मिले हैं, हमने उनको एजुकेट किया है कि क्या एग्जैक्टली पान क्या है, हम लोग क्यों खाते हैं। हम लोग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए खाते हैं। पान एक, जैसे आपने बताया, तहजीब है इंडियन फूड के लिए, तो वो क्यों है, उसका भी हम लोग उनको नॉलेज देते हैं। उसका हेल्थ के ऊपर क्या अच्छा बेनिफिट है। तो ये सब जैसे उन लोग को समझ में आता है, सुनते हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रेडिशनल पान होता है इंडिया में, जैसे अब कलकत्ता मीठा हो गया, बनारसी मीठा हो गया, मकाई जोड़ा हो गया, ऐसा कुछ खाना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर चॉकलेट वाली आइटम, डिजर्ट तो बहुत सारा कुछ खाते हैं,
तो वो लोग पसंद करते हैं कि हम लोग को जो ट्रेडिशनल आइटम है वो ट्राई करनी है, तो हम लोग को इंडिया की एक एक्चुअल में जो आइटम है उसको हम लोग खा सकें। तो हम लोग जब उनको वो आइटम बना के देते हैं तो वो लोग उसको एंजॉय भी अच्छी तरीके से करते हैं, और तब जाके उनको समझ में आता है कि पान जब हम बोलते हैं या फिर इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो वो टबैको आइटम नहीं है, इट्स अ नॉन टबैको आइटम एक्चुअली। तो धीरे धीरे उनको भी हम लोग ने नॉलेज दे के आज धीरे धीरे अमेरिका में भी पान के लिए कल्चर बढ़ता जा रहा है। थोड़ा और टाइम लगेगा यूएस में इसको पॉपुलर करने में, लेकिन हमारा कोशिश चालू है कि यूएस में पूरे हर एक घर में हमारा पान मिले, वो उस डायरेक्शन में हमारा कोशिश चालू है अभी। तो सर, इंडिया में जैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं वहां पान अलाउ होता है, पान खिलाया जाता है, चाहे वो कार्यक्रम हो। लेकिन एक चीज आपने जो तंबाकू फ्री वाली बात बोली है, क्योंकि हम देखते हैं कि पान को लड़कियों को नहीं खाने दिया जाता, बोलते हैं कि यार पान खाएगा लड़कियां तो सर दूर, मतलब इनफैक्ट लड़कों को बोला जाता है कि क्या गुटखा पान एक चीज सर सामने आता है, गुटखा पान खाता है। कई बार सर ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में इसी की वजह से शादियां नहीं हो पाती लोगों की। सही तो बात है। ये जो कल्चर चेंज हुआ है, इससे आपको क्या अभी इंडिया में लगता है इफेक्टिव, क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा है अभी? देखो, ऑनेस्टली बात बताऊं तो टबैको कंजम्पशन इज रियली बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि उसमें एक आदमी खलास नहीं होता है, पूरा फैमिली खलास हो जाता है। जब वो एक आदमी मरता है तो उसके पीछे पूरा का पूरा फैमिली उसका डिस्ट्रॉय होता है। तो टबैको सेवन से ऐसे भी किसी का बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही मेरा जो रिसर्च है उसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं कि इंडिया में लोग गुटखा क्यों खाते हैं। मैंने जितना भी रिसर्च किया है ये ऑनलाइन, मैं खुद कहीं पर जाके नहीं पूछा, लेकिन मेरा ऑनलाइन जितना भी मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं अगर आप बात करूं तो, कि जो गुटखा खाने वाले लोग हैं ना, ज्यादातर वो दो रीजन से गुटखा खाते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, और दूसरा जो जिसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। तो होता क्या है, जब आप गुटखा खाते हो ना तो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली गुटखा जो आप आपने मुंह में एक बार डाल दिया वो आधा घंटा एक घंटा तक रहेगा, तो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रहेगा। तो उससे क्या होता है ना, आपका जो एपेटाइट है वो किल हो जाएगा, आपका जो एपेटाइट है वो बिल्कुल मर गया, आपको वो खाने पीने का कुछ सोच में ही नहीं आएगा, आप खाने के लिए कुछ ढूंढोगे ही नहीं। तो इसीलिए आप देखना कि जितने भी लोग आप नोटिस करना, आप जब भी आप मार्केट में जाते हो तब जितने भी लोग गुटखा खाते हैं ना वो ज्यादातर बहुत ही स्लिम होते हैं, बहुत ही स्किनी होते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन गुटखा खाते हैं और एक्चुअल में खाना कुछ नहीं खाते। तो हम लोग ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कैंपिंग रन किया है, गुजरात में एक्चुअली चल रहा है वो, कि मान लो आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को गुटखा का एडिक्शन है, और वो एडिक्शन है बिकॉज ऑफ दे हैव नॉट इनफ मनी टू बाय देयर डेली मील। जो हमने WHO की एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक एक आदमी को दिन में इतना ग्राम फूड मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो वी ऑल्सो सपोर्ट दिस पीपल, और उनको हम फ्री में फूड देते हैं। आज तक हमने ये कैंपिंग थ्रू गुजरात में तकरीबन 80 से 100 तक जितने लोग को टबैको छुड़ाने में हेल्प की है। उन्होंने क्या बात कम्प्लीटली है। गुटखा छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास फूड नहीं था। तो वो जैसे जैसे हमने उनको फूड देना शुरू किया, उनको एजुकेट करना किया, एनजीओ के साथ हमने कैंपिंग रन की, तो धीरे धीरे उनको नॉलेज में समझ में आया कि हाँ यार, ये गुटखा खाने से कुछ अच्छा तो वैसे भी नहीं हो रहा है, अगर गुटखा छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये इम्प्रूवमेंट, हमारी जो एक सोच है, सोच को लेकर हमने एक स्टेप शुरू किया है। धीरे 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 हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा इंडिया गुटखा फ्री हो जाए हमारे ये कैंपिंग से। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा मुझे पता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी विल हैव टू फेस एज इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, लेकिन वी आर रेडी फॉर दैट। सर, एक तरफ आप गुटखा छुटाने की बात कर रहे हैं, छुड़ाने के लोगों को बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो मूवी एक्टर्स हैं, जो मतलब इस देश के, वो लोग कहते हैं कि रोल मॉडल, एक युवा अपना रोल मॉडल उन्हें समझते हैं, वो लगातार गुटखों के ऐड कर रहे हैं। तो इस बात पर भी सर कुछ कहना चाहेंगे? वो सब कुछ पैसे का खेल है भाई, क्योंकि ये सभी एक्टर्स को मुझे पता है। देखो, अभी जो अक्षय कुमार का नया ऐड आया है ना, तो बहुत सारे लोग ने अपोज किया है, मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है उसका। 2000 वो पैडमैन मूवी आया था उस टाइम पे एक वीडियो में उसने बोला था कि मैं कभी भी गुटखा को सपोर्ट नहीं करूंगा, सिगरेट्स का ऐड नहीं करूंगा, गुटखा का ऐड नहीं करूंगा। और अभी ये विमल का उनका ऐड आया है। तो ये सब पैसे का खेल है मेरे भाई। देख,
इसमें होता क्या है ना, जब उनको पैसा मिलता है तो वो भूल जाते हैं कि वो क्या एक्चुअली सपोर्ट करना चाहते थे और क्या सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आज उनको बहुत सारे लोग, उनका फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अभी जो जिसको पता है कि टोबैको से हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्थ के लिए डेंजरस है, वो शायद नहीं खाएगा। जो एजुकेटेड पीपल है वो नहीं खाएगा, लेकिन जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करेगा ना। वो उसने फिर रीट्वीट भी किया था कि अक्षय कुमार ने रीट्वीट किया था कि नहीं नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो सिर्फ, मैंने तो विमल इलायची को सपोर्ट किया। अल्टीमेटली वी आर सपोर्टिंग द ब्रांड, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट इटसेल्फ, राइट? तो वो एक माइंडसेट, पता नहीं ये फिल्म एक्टर्स का कभी कभी क्या हो जाता है, वो सब पैसे के लिए कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं कि उनको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। देखो, एक्टर एक्टर क्या, एक्टर आप तभी बन पाते हो जब आप एक अच्छा काम करते हो, आपके लिए लोग मर मिटना चाहते हैं लेकिन अच्छे काम के लिए। डोंट बी अ एक्टर, बी अ लीडर, राइट? मैं वो चीज मैं हमेशा अपने आप के लिए भी फॉलो करता हूँ। डोंट बी अ एक्टर, बी अ लीडर। क्योंकि जब आप लीडर बनोगे ना तो आपके मरने के बाद भी आप पन्नों पे बने रहोगे। इफ यू आर एक्टर, वंस यू डाई, यू आर डेड, दैट्स इट। नोबडी इज गोइंग टू रिमेम्बर यू आफ्टर आफ्टर योर डेथ। तो ये सब चीज एक्टर्स को पता नहीं, आई मीन क्या 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 बोल सकते हैं। आई मीन आप देखो, आज शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार भी है, सभी लोग जुड़े हुए हैं इससे। तो मे बी, आई मीन, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज टू गोइंग, हमारे दर्शकों की तरफ से एक प्रश्न आ रहा है। वीरेंद्र कुमार जी पूछते हैं, सर एक कहावत है, रात का दीपक चांद, दिन का दीपक भानु, कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पान। इस कहावत को वर्तमान युवाओं को किस प्रकार से पान खाने की सलाह आप देंगे? देखो, मैं एक ही चीज सबको बोलता हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ एंड योर फैमिली। आप पान खाओ, लेकिन उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ का उपयोग मत करिए। डू नॉट ईट टोबैको, डू नॉट स्मोक सिगरेट्स, डू नॉट ईट एनी निकोटिन विद द पान। देखो, मेरे काफी टाइम मेरे सोशल मीडिया में मेरी पोस्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। मैं सभी कमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ता भी हूँ कि पान खाने से किसी का अच्छा नहीं होता, पान खाने से लोग मरते हैं, लेकिन लोगों में ये नॉलेज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पान अगर आप पान, कत्था, चूना, थोड़ा बहुत गुलकंद, सौंफ, खोपरा और इलायची अगर आप खाते हो, और हल्की सी सुपारी, आपको पता है एक्चुअली सुपारी अपने बहुत ही हल्के मात्रा में अगर रोज थोड़ा बहुत खाते हो, सुपारी वर्क्स एज अ नेचुरल ब्लड प्योरीफायर। और ये जितने भी पान में इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना, ये सभी इंग्रेडिएंट्स की बेस पे हमारे आयुर्वेदा में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है। लोग ये भूल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द पान। वो ऑटोमेटिकली पान को एक कमर्शियलाइज प्रोडक्ट की तरीके से लेकर उसको टोबैको के साथ एसोसिएट करते हैं। आप एवरीडे पान अगर खाते हो, मैंने जैसे बताया, पान का पत्ता हो गया, उसके अंदर आप कत्था, चूना और गुलकंद डाल दीजिए, सौंफ डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, खोपरा डाल दीजिए, आपके सेहत को कुछ नहीं होगा। ये एक्चुअली आपके हेल्थ में जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है उसको, और ये एवरीडे उसको डोज कंप्लीट करेगा। ये सप्लीमेंट है आपके लिए। ये लोग भूल जाते हैं। आप सेंसिबली खाइए, रिस्पॉन्सिबली खाइए, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। आप मेरे दांत देखिए, मैं भी पान खाता हूँ, मेरे दांत में कुछ स्टेन नहीं है, क्योंकि मैं कभी खराब प्रोडक्ट नहीं खाता। आप क्वालिटी प्रोडक्ट खाइए, अच्छा एक पान खाइए, आप हमेशा हेल्दी रहोगे और एक सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगा। सर मेरा अगला सवाल है कि जैसे सर आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ बिजनेस को सर आपने किस तरह से मेंटेन किया है? क्योंकि आजकल के जो हमारे युवा हैं वो एक ही चीज से परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप एक जॉब भी करना और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड को लेकर जाना, और जॉब अभी भी कंटिन्यू सर आप कर रहे हैं, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? और कॉलेज में रहे होंगे तो उस वहां कैसे मैनेज किया हो, गर्लफ्रेंड एंड ऑल सर? भाई, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप शादीशुदा बंदा हूँ। मेरे 2 लड़कियां हैं, खूबसूरत बीवी है। वी आर हैप्पीली लिविंग हैप्पी मैरिड लाइफ। 1 मिनट, मुझे लगता है शिवम कट हो गया है। हम लोग वेट करेंगे 2 मिनट के लिए उसके लिए। जैसे वो आता है, विल कंटिन्यू द टॉक। तब तक मैं थोड़ा बहुत, यहाँ पर कमेंट है नीलेश पटेल, आपके बिजनेस ने कोरोना में कैसे सरवाइव किया? हाँ नीलेश, मैंने आप अभी आधे घंटे पहले बताया, कोरोना वॉज अ वेरी बैड टाइम सबके लिए।
हम लोग ने भी वो स्ट्रगल की है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कोरोना में हम लोग सभी लोग बचकर निकल पाए, हेल्दी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एवरीबॉडी शुड हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग ने अपने आप फैमिली वालों को लॉस किया है उस टाइम पे। आई मीन वी हैव ऑलरेडी आल्सो लॉस्ट कपल ऑफ फैमिली मेंबर्स अराउंड दिस टाइम, सो वाज अ वेरी रफ टाइम। दूसरा क्या है, और एक क्वेश्चन है। ओके, बीरेंद्र ने बताया कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू बीरेंद्र। शायद सर कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से कनेक्शन कट हो गया था सर। नो प्रॉब्लम। आई वाज एक्चुअली उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ये कमेंट्स पढ़ रहा था, एक दो आंसर्स भी मैंने दिए हैं, तो वी वर एबल टू कंटिन्यू द टॉक। राइट सर। ठीक है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एक जॉब और बिजनेस की। तो देखो, सबसे पहले ना, आप किसी भी चीज को शुरू करना चाहते हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए। यू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, वो तब तक आप कुछ भी करना चाहोगे जीवन में नहीं कर पाओगे। डेडिकेशन दीजिए, टाइमिंग एंड डेडिकेशन, ये दो चीज। क्योंकि डेडिकेशन के बिना आप कुछ भी चीज, जो गोल आपने सेट किया है, जो भी अचीव करना चाहते हो, वो इजीली अचीव नहीं कर पाओगे। एंड तीसरा है हार्ड वर्क। ये तीन चीज अगर मिलती है ना, टाइमिंग, डेडिकेशन एंड द हार्ड वर्क, तभी आप एक बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। मेरी जॉब और मेरे पास, मैं अभी फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, मेरे पास इंडिया का फुल टाइम बिजनेस भी है, मैं यूएस का भी फुल टाइम बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये तीनों चीज होने के बाद मैं टाइम कैसे निकालता हूँ? तो टाइम निकालने के लिए आप एक डेली एक गोल रखिए, आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। आपकी एक टाइमलाइन बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, कि मुझे दिन में इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, मुझे इतना ही घंटा ये काम करना है। आपको ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करना। जैसे मान लो आपने दिन में सोच के रखा है, प्लान करके रखा है कि मुझे 1 घंटा मेरे बिजनेस में, अगर 1 घंटा मुझे सोशल मीडिया में डालना है, तो स्पेंड 1 आवर इन सोशल मीडिया। आफ्टर दैट मूव फॉरवर्ड, स्पेंड 1 आवर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और बाकी आपका जो जॉब है, वो जॉब के टाइम पे भी आप जॉब करिए। आई पर्सनली वर्क 19 to 20 आवर्स एवरी डे फॉर लास्ट मैनी वाओ ईयर्स, सर। क्योंकि जितना आप हार्डवर्क करोगे ना, उतना स्पीड में आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आई मीन देयर इज नो अदर वे टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो सर अभी अगर हम देखते हैं युवाओं को कि वो कई बार ऐसा होता है सर, अभी यंग एज में, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने एक 18 या 19 ईयर्स की एज में आपने पान बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आप उसे बिजनेस में लेके आए। लेकिन हम देखते हैं सर आज के युवा हमारे जो है वो कॉलेज लाइफ में उनको ये भी नहीं पता होता ये करना क्या है। और लेकिन अगर एक तरफ अगर हम देखें तो जो युवा है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने चाय वालों को कई सारे फेमस सुने होंगे अभी, और लड़कियां भी सर आगे आ रही हैं धीरे धीरे। और अभी एक शो भी सर इंडिया में चलाया जा रहा है, शार्क टैंक, आपने अगर सुना हो। हाँ। तो धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि लोग जो है एक बिजनेस मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं हमारी कंट्री में। तो उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं सर? सबसे पहले अगर देखो, बिजनेस शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस कल, अगर आपको कल बिजनेस शुरू करना है तो आप कल भी शुरू कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है बिजनेस को सस्टेन करवाना, बिजनेस को लंबे तक लेकर जाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर एक बिजनेसमैन के लिए। आज आप मुकेश अंबानी जी को भी देख लीजिए, बिजनेस वो कर रहे हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको भी एवरी डे वो बिजनेस को सस्टेन करवाने के लिए, लंबा चलाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आप अपने आप को एक क्वेश्चन करिए कि आपको सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो यूट्यूब के लिए। अगर आप राइटिंग आपको पसंद है तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। अगर आपको मेरे जैसा कोई फूड प्रोडक्ट पसंद है तो आप वो फूड प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग में अच्छे हो तो सीए के बारे में भी कुछ अच्छा सा एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखो, आज के दौर में हर एक चीज का बिजनेस हो सकता है। देखो, यूट्यूब, सोशल मीडिया ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सबको, और एक एक बिजनेस करने के लिए। और पहले ऐसा था, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, आई एम टॉकिंग हियर लाइक 1998 2000 के टाइम पे,
कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अगर कोई बिजनेस के बारे में बात करेगा तो उसके दिमाग में वही आएगा कि उसको कहीं से पैसा डाल के एक दुकान शुरू करना है और दुकान में कुछ माल बेचेगा। दैट वाज द ओनली बिजनेस मॉडल्स वी हैड बैक इन 90s। आज देखिए आप बहुत सारे बिजनेसेस है, आप कर सकते हो। तो पहले आप अपने आप से पूछकर एक चीज ढूंढिए अपने आप में कि आपको क्या चीज करनी है। एक बार वो उसका आंसर अगर आपको मिलता है, उसके बाद आप उसके ऊपर धीरे धीरे रिसर्च करके आप पता करिए कि आप ऐसी क्या चीज उसके अंदर कर सकते हो जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। उसको क्रैक करिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा स्ट्रेटेजीज भी डेवलप करिए, उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। जैसे ही आपने ये सब तैयार किया, आपने बिजनेस शुरू किया, देन यू जस्ट ऑल हैव टू वर्क ऑन द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज एंड दैट्स इट, ऑल डे लॉन्ग जस्ट डू सेम थिंग। आपको डेफिनेटली उसमें से सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मार्केट में देखो, सब कुछ सब सालों से अवेलेबल है। मैंने पान को इन्वेंट नहीं किया, मैंने पान के बिजनेस मॉडल को इन्वेंट किया है। राइट ठीक सर। है, किसी ने चाय को इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने चाय के बिजनेस मॉडल को इन्वेंट किया है। तो एलन मस्क ने भी गाड़ी को इन्वेंट नहीं किया, उसने बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी तो ये सब चीज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में प्रोडक्ट आप जो एंड प्रोडक्ट लाना चाहते हो शायद ऑलरेडी होगी। आप आपने आपको पूछिए कि आप ऐसा अलग क्या कर सकते हो उस प्रोडक्ट के लिए, तो आप अच्छा एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक क्वेश्चन सर अभी आ रहा है, क्वेश्चन है कि सर क्या आपका बिजनेस भी टैक्स में, आपके बिजनेस में भी टैक्स का बर्डन होता है? टैक्स तो डेफिनेटली हर एक बिजनेस में होता है। टैक्स भरना भी चाहिए। मैं अभी करंटली मैं यूएस सिटीजन हूँ, लेकिन मैं इंडिया में बॉर्न हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे एक अलग से राइट दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं ओसीआई। तो वो उसमें क्या होता है कि मैं लीगली इंडिया में बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ, मैं लीगली टैक्स भी भर सकता हूँ, विच आई एम डूइंग। तो टैक्स डेफिनेटली भरना चाहिए, क्योंकि उसी टैक्स से गवर्नमेंट के पास फंड आता है और वही फंड से गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक नीड्स है लोगों की, वो सपोर्ट कर सकता है। तो यप, डेफिनेटली टैक्स इज देयर एंड वी शुड बी एबल टू पे द टैक्सेस ऑन दैट। शुभम शुभम पांडे जी का एक सवाल आ रहा है सर, क्या घर वाले ने सपोर्ट किया था सर आफ्टर बीटेक? तो अगर मैं बात गर्लफ्रेंड करूं तो नहीं बताइए सर। अ, मेरे पेरेंट्स को थोड़ा वो ये लगा था कि बंदा अच्छा खासा कमा लेता है, तो उसको ऐसा पान का बिजनेस करना की जरूरत क्यों है। तो उन्होंने इनिशियली मुझे 1-2 साल तक इतना सपोर्ट नहीं किया था। अब मेरी बीवी ने मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था और आज भी करती है, क्योंकि वी नो ईच अदर कि ये बिजनेस का कितना डिमांड मार्केट में है। घर वाले में मेरे पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट नहीं किया था इनिशियली। मेरे 2-4 और भी फैमिली मेंबर्स है। जब हमने एक्चुअल में जब बिजनेस को ओपन किया था, तो एक मेरे फैमिली मेंबर है, उन्होंने आके भी मुझे उस दिन बोला था कि तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा मेरे मुंह पे बोला था उन्होंने। तो वो आज भी मेरे दिमाग में है। लेकिन आई ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल दिस पीपल, क्योंकि यही लोग हैं, जैसा एज आई सेड, कि जिनकी वजह से मुझे कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहता है कि इन्होंने मुझे ये बोला था कि तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तू ये तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे कॉन्स्टेंटली वो हार्डवर्क करने के लिए ना वो एनकरेज करता है कि नहीं नहीं, मुझे हार्डवर्क तो करना ही है, क्योंकि मुझे ऐसा बोला था। तो मुझे उनको भी प्रूव करना है कि नहीं, आप मेरा बिजनेस मॉडल है वो वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है मुझे इनडायरेक्टली उनसे। लेकिन आज मेरे पेरेंट्स को अभी पता है कि मैं किस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, कितना एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नाउ दे आर सपोर्टिंग अस वेरी वेल। सर ये तो इंडिया में हर एक दूसरे घर में होता है बच्चे के साथ, बिल्कुल कि जो बिल्कुल। जो इस मतलब स्टूडेंट हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या वो जॉब पर्सन भी हो, तो घर वाले जो होते हैं वो एक सिक्योर टाइप्स को फील कराना चाहते हैं। हाँ, जॉब में हो जाए तो सिक्योर है, वो रिस्क नहीं लेने देना चाहते। और सभी तो पेरेंट्स का काम यही होता है, क्योंकि पेरेंट्स अल्टीमेटली उनके बच्चे के लिए अच्छा एक सोचेंगे। तो वही वही सोचेंगे कि अगर मेरा बच्चा आज यूपीएससी का एग्जाम खत्म करके लाल बत्ती का गाड़ी लेके अगर निकलेगा तो उसका लाइफ सेट है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनके एक्चुअल में बच्चे को क्या करना है। लाइफ सेट करने के बहुत और भी तरीके हैं। तो कभी कभी उनको ये पता नहीं होता, हमको उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि क्यों हम कर रहे हैं और इससे हमको लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट है। तो सर मेरा अंतिम सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं जॉब में अभी तक हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी हो, और उसके बाद भी अभी देख रहे होंगे कि आप स्टार्टअप्स के लोग ज्यादा दीवाने होते जा रहे हैं इंडिया में। स्टार्टअप्स करना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है सर, अपने कैफे खोलते हैं और कैफे खोलने के बाद उसको एक चैन टाइप में उसको आगे ले जाना चाहते हैं, एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल उसको देना चाहते हैं। तो
जो एक फ्रेंचाइजी मॉडल होता है उसको रन करने में और उसको सोचने में, दोनों में कितना डिफरेंस सर होता है? वो उतना ही डिफरेंस है। आप पृथ्वी से चांद को देखते हो और चांद पे जाना, जो जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस है फ्रेंचाइज के बारे में सोचना और उसको चालू करना। क्योंकि देखो फ्रेंचाइज बिजनेस क्या है कि अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं तो हमारा पहला आउटलेट जो खुला खोला था हमने, वो गुजरात में खुला था, सूरत में। तो पहला आउटलेट जब हमने खोला था तो ऑपरेशंस बहुत इजीली हम लोग हैंडल कर पाते थे, बहुत इजीली मैनेज कर पाते थे। जैसे जैसे हम लोग ने उसको फ्रेंचाइज बिजनेस में पेनिट्रेट करना शुरू किया, एक्सपांशन शुरू किया, तो आप समझो कि पहले आप सिर्फ 4 लोग को हैंडल करते थे आपके स्टोर में, आज आप 8 लोग को हैंडल कर रहे हो 2 स्टोर में। और बाकी के जो आज 4 है जो फ्रेंचाइज बिजनेस में है, वो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंचाइज बाय करने वाला ज्यादातर हम लोग ने जितना मार्केट में देखा है वो क्या कौन लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। उनको लगता है कि एक बार कंपनी में हमने पैसा डाल दिया तो ऑटोमेटिकली कंपनी हमको अर्निंग करके देगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। कंपनी आपको एक रेडीमेड स्ट्रक्चर देती है, रेडीमेड फ्रेमवर्क देती है। एंड ऑफ द डे एज एन फ्रेंचाइजी, एज ए फ्रेंचाइज ओनर, आपको ही ऑन ग्राउंड उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। आपका आपका जो इनिशियली पैसा और समय जो शायद लग सकता है एक नया स्टार्टअप शुरू करने में, वो ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे से जुड़ रहे हो एज अ फ्रेंचाइजी। तो ज्यादातर हम लोग मुसीबत यही देखी है कि जो फ्रेंचाइज ओनर होता है, कभी कभी उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि बिजनेस को हम लोग डेवलप कैसे करें। तो डेली बेसिस पे हमारा उनके साथ 1 to 1 इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, एज ए कंपनी जब तक आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है बैकएंड में, जैसे आप सप्लाई चेन कैसे रन करोगे, आप सोशल मीडिया कैसे रन करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, ऑपरेशंस कैसे करोगे, ऑडिटिंग कैसे करोगे। ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक आप ऑडिटिंग नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेंचाइजी आपका एक एक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक माल। क्योंकि जब तक आपकी बताई हुई चीज वो लोग नहीं करेंगे ना यूज, तब तक वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। और क्वालिटी ही सब कुछ है आज मार्केट में। देखो कस्टमर एक बार तो अगर शायद आ जाएगा नाम देख के या प्राइस देख के, सेकेंड टाइम तभी आएगा जब उसको वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है। तो ये राइट सब सर। चीज कंट्रोल करवाने के लिए एज अ कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम कॉन्स्टेंटली वो चीज मॉनिटर करें। तो कंपनी का काम बहुत बढ़ जाता है। तो ज्यादातर हमने यही देखा है, मैंने तो इंडिया में, कि लोग एक आउटलेट शुरू करने के बाद तुरंत उसका फ्रेंचाइज करते हैं, लेकिन उनका ये जो बैकएंड सिस्टम होता है वो इन प्लेस नहीं होता है, इसीलिए वो सस्टेन लंबे टाइम तक नहीं कर पाता है। और दिस इज द मेजर इश्यू इन अवर इंडियन इकोसिस्टम राइट नाउ। तो सर लास्ट में जो हमारा यूथ है जो देख रहा है आपको सर, उस इंडिया के यूथ के बारे में आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे उनकी लाइफ को लेकर के, बिजनेस मॉडल को लेकर के, और एक जो बिजनेस करने की अप्रोच होती है उसको लेकर के सर, और जॉब और बिजनेस में डिफरेंस भी सर एक बार बता तो देंगे? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो इंडिया का यूथ जो है ना, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अबाउट 65% पीपल बिटवीन द एज ऑफ 21 to 40। दैट मीन्स कि इंडिया के पास ऐसे स्टार्टअप्स चालू करने के लिए बहुत पोटेंशियल है। एज एज ए स्टूडेंट, आप अगर मान लो कि आज यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको आफ्टर द एग्जाम्स जो स्कोर आता है, अगर आपको आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो स्कोर नहीं आता, तो व्हाट इज योर प्लान? आपको आपके दिमाग में वो प्लान बी होना चाहिए कि आपको उसके बाद फिर से एग्जाम देना है, और आपको या फिर उसके बाद कोई बिजनेस शुरू करना है। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस शुरू करने के लिए यू शुड रियली बी ऑन टॉप ऑफ योर टोज। जैसे मैंने बताया, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, आपका डेडिकेशन तो डेफिनेटली होना चाहिए, और हार्डवर्क करने के लिए आप अगर बिल्कुल हिचकिचाए तो समझ लो कि आपका स्टार्टअप कभी काम नहीं करेगा। तो ये 3 चीज आप एवरी डे दिमाग में ठांस के रखिए, और जो भी आपको शुरू करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट दैट टुडे। इवन आप यूपीएससी की तैयारी कर प्लानिंग तो कर सकते हो, आप बिजनेस नहीं कर सकते, प्लानिंग तो कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शायद नहीं काम करेगा तो फेलियर मिलेगा आपको, लेकिन फेलियर ही सबसे अच्छा लर्निंग होता है आपके नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए। जैसे मैंने बताया, हम लोग कॉन्स्टेंटली कस्टमर्स के पास से नेगेटिव फीडबैक के बारे में हम लोग लगे रहते हैं, क्योंकि वही फीडबैक से हमको उसको करेक्ट करके उसको कैसे ऊपर ले जाना है वो समझ में आता है। वही वही वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए होता है वो।
तो आप डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट दैट टुडे एंड जस्ट बी अ पैशनेट फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको बिजनेस ओपन करने के लिए आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली बैठा रहेगा। अगर आप सोच के रहोगे कि नहीं नहीं आप रिजल्ट्स आएगा उसके बाद करेंगे, यू वुड नेवर बी एबल टू डू एनी सक्सेसफुल बिजनेस। सर, अब पान कासा अगले 2 से 3 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं? सबसे पहले पान कासा हमारा गोल ही है। हमारे पास अभी कोविड की वजह से हम इतना अग्रेसिवली इसको एक्सपांड नहीं करते थे, लेकिन इस साल में हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट है अंडर द पाइपलाइन, वी आर लुकिंग टू ओपन अबाउट 100 आउटलेट्स इन पान इंडिया बाय एंड ऑफ दिस ईयर। हमारा इसके साथ ये भी एक सोसाइटी के ऊपर काम करने का गोल जो पहले दिन से रहा है, टबैको फ्री एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली आपको देना है। तो वी आर लुकिंग इनटू गेटिंग कि जहां पर हम कस्टमर्स को इसका एजुकेशन दे सके थ्रू सम एनजीओस एंड द पार्टनरशिप विद दैम। थर्ड चीज हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर अभी हम लोग प्लानिंग में है, जहां पर हम लोग जितने भी इंडिया में पान वाले लोग हैं उनको एजुकेशन देंगे, क्योंकि बहुत सारे पान वाले से मैं आज भी जुड़ा हूं जिनको उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कहीं ना कहीं नॉलेज चाहिए। उनके पास प्रोडक्ट है लेकिन उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज शेयर भी मैं करता हूँ उनके साथ, उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे से एज एन बिजनेस, तो वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा गोल है कि एक एज एन इंस्टीट्यूट हम चालू करेंगे जहां पर सभी पान वाले जुड़ के, जिसको भी इसके में ये डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। तो हम लोग सब जुड़ के इंडिया की इकोनॉमी बढ़ा सकेंगे, दैट इज माई अल्टीमेट गोल। इंडिया के बारे में सर क्या बोलेंगे? आप तो अमेरिका की अभी सिटीजन है, तो इंडिया के लिए इतना प्यार सर, देखो, तो क्या हर एक इंडियन, मेरा मेरा बॉर्न इंडिया में हुआ है, बड़ोदरा गुजरात में। और जो बंदा इंडिया में जन्म लेता है ना, वो हमेशा मरते दम तक वो इंडियन ही रहता है। क्या बात? नेवरदलेस मैं यूएस में सिटीजन हूँ, लेकिन मेरा फिर भी आज भी मेरे मेरे रूट्स इंडिया में जुड़े हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सपांडिंग इन इंडिया, नॉट इन यूएस एट दिस मोमेंट, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया आई लव। तो जैसा अभी सेशन का मैं अंत करना, समाप्ति की ओर सेशन को लेना चाहूंगा। काफी टाइम हो गया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सरल भारत न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए। कि सर तो अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी सर ने हमारे लिए इतना समय निकाला। और एक बार सभी को, सभी जो मेरे दर्शक हैं, मैं दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने एक बिजनेस मॉड्यूल जो डिस्क्राइब यहाँ पे किया है, तो उस बिजनेस मॉड्यूल को देखने के बाद, सर की बातें सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि जो हमारे दर्शक हैं, कई दर्शक आगे की तरफ अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। और आई होप कि जो व्यूअर्स हैं वो एक नए बिजनेस की भी कुछ शुरुआत करें। कि जो जो सर ने बताया कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे रन करता है, किस तरह से वो वर्क करता है, और उसकी दिक्कतों को भी सर ने एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। तो थैंक यू सो मच सर, सरल भारत न्यूज में आने के लिए। और जल्द ही सर दोबारा मिलते हैं, चर्चा करते हैं किसी और अच्छे विषय पर सर आपके साथ। थैंक यू शिवम एंड थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे तकरीबन लास्ट 57 मिनट्स के लिए झेलने के लिए। आप मेरे साथ कभी भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आपके बिजनेस के लिए, आप पान का बिजनेस कर रहे हो या नॉन पान का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। सोशल मीडिया पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो info@mrpanwala.com। एंड लेट्स मेक इंडिया ग्रेट, क्योंकि हम सभी टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ हमको अपना अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने डायरेक्शंस में काम करके इंडिया की इकोनॉमी बढ़ानी है। लेट्स डू दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।